हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना डिस्कशन है केस सिनेरियो नंबर 7। दिस केस सिनेरियो इज फ्रॉम एमटीपी जैन 2026 सीरीज 1। मिस्टर सुमित, एज 54 years, employed as a assistant manager in Beta Limited, furnishes you the following information for year ended 31st March 2026. Basic salary up to 31st January 2026 50,000. Basic salary from 1st 5 2026 55,000. DNS allowance 12% of basic salary, 50% forms part of retirement benefit. Bonus equal to 1 month दिसंबर सैलरी, दिसंबर महीने का जो सैलरी है वो उनको बोनस में मिला है। जितना दिसंबर का सैलरी है उतना उन्हें बोनस मिला है। Contribution of employer to recognized provident fund on account of employee is 16% of basic salary. So employer's contribution to RPF is 16% of basic salary. Medical bill reimbursement for his mother is 15,000. मदर का कोई मेडिकल बिल था, उसको एम्प्लॉयर रीइंबर्स करके दिया है 15,000 का। लैपटॉप ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर 25,000 ऑन 3rd December 2025. Laptop was acquired by the company on 1st October 2024 for 90,000. Company was charging depreciation at the rate 31.666%, assuming full life of the laptop as 3 years. Professional tax paid by him is 1,000. Professional tax paid by the employer is 14,000. He took possession of a house in New Delhi on 25th March 2025 for self-occupation. The municipal valuation is 4,20,000. Fair rent is 4,50,000. He paid a property tax of 22,000 on 15th July 2025. He had taken a housing loan of 16 lakhs at 10% rate of interest on 1st April 2021 for construction of this house and completed on 20th March 2025. Construction complete by 20th March 2025 को. He sold a property in Mumbai on 28th March 2025. 28th March 2025 को एक प्रॉपर्टी सेल किया है मुंबई में. He received a arrear of rent of 3 lakhs on 4th Feb 2026 which was not previously taxed. Sumit opts out of default tax regime under section 115 BSc for assessment year 26-27. So considering this scenario अपने को ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है. सबसे पहले व्हाट इज द टैक्सेबल परक्यूजिट ऑफ मिस्टर सुमित फॉर असेसमेंट ईयर 26-27. असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए टैक्सेबल परक्यूजिट आपको कैलकुलेट करना है. सर परक्यूजिट एक ये है, एक ये है, एक ये है. मेडिकल बिल उसके मदर के कुछ मेडिकल बिल थे, उसको एम्प्लॉयर रीइंबर्स करके दिया है. सर इन दैट केस अपने को देखना पड़ेगा ट्रीटमेंट हुआ कहाँ है. सर अगर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, ट्रीटमेंट अगर हुआ है इन हॉस्पिटल ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, या फिर ट्रीटमेंट ऐसे एक हॉस्पिटल में हुआ है विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस, इन दैट केस सर दिस परक्यूजिट इज एग्जेम्प्ट. लेकिन अगर ट्रीटमेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, इन दैट केस दिस ट्रीटमेंट विल बी टैक्सेबल. सर यहाँ पर हम एक एजम्पशन लेते थे, सर यहाँ पर एजम्पशन लेते थे ये जो मेडिकल बिल है, ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, हेंस दिस एंटायर 15,000 विल बी टैक्सेबल. सर ये 15,000 टैक्सेबल हो गया. नेक्स्ट, एम्प्लॉयर एक लैपटॉप ट्रांसफर करता है एम्प्लॉय को ऑन 3rd December 2025 को, और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से 25,000 रुपए लेता है. दिस लैपटॉप वॉज एक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन 1st October 2024 फॉर 90,000. सर इन दैट केस व्हाट इज योर परक्यूजिट वैल्यू. सर परक्यूजिट वैल्यू आपका बनेगा डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ दिस लैपटॉप. ये लैपटॉप का जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है दैट विल बी टैक्सेबल एज परक्यूजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय. बट माय क्वेश्चन इज सर हाउ टू कैलकुलेट the depreciated value of the laptop. To calculate the depreciated value of the laptop, we will consider depreciation at the rate 50% under method WDB. Under method WDB, we will calculate depreciation at the rate 50%, and we will calculate depreciation for each completed year of usage. For each completed year of usage, before transferring this laptop to employee, एम्प्लॉयर इस लैपटॉप को कितने साल के लिए यूज किया है उतने साल का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे. सर बिफोर ट्रांसफरिंग दिस लैपटॉप टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ए लैपटॉप को यूज किया है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year 2 months. 1 year 2 months. तो यहाँ पर सर डेप्रिसिएशन हम 1 साल का ही कंसिडर करने वाले हैं. जो 2 महीना है उसको आपने इग्नोर करेंगे. ओके सर लैपटॉप परचेज कितने में किया था. लैपटॉप एम्प्लॉयर ने परचेज किया था 90,000 में. सर 1 साल का डेप्रिसिएशन 50% के हिसाब से 45,000 आ जाएगा. तो आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितना रह गया, 45,000 रह गया. तो ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू को एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर दूं. नहीं सर,
एक अमाउंट रिकवरी तो किया गया है एम्प्लॉय से, 25,000 का रिकवरी हुआ है, ये 25,000 को लेस करेंगे, देन व्हाट इज द परक्यूजिट वैल्यू, आपका परक्यूजिट वैल्यू है सर 20,000, हेंस यहाँ पर जो अमाउंट टैक्सेबल है दैट इज 20,000। नेक्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय हिम, पेड बाय एम्प्लॉय 1,000 रुपया, पेड बाय एम्प्लॉयर 1,400, liability of employee paid by the employer, this is also perquisite taxable in the hand of employee, so this 1,400 will be taxable। अब बता दो भाई what is your taxable perquisite। सर एक तो 15,000 आ गया, एक ये 20,000 आ गया, और एक आ गया ये आपका 1,400, टोटल हो गया 36,400, ऑप्शन डी। What is the income chargeable under the head salary in the hand of Mr. Sumit for assessment year 26-27? कितना सैलरी इनकम टैक्सेबल होगा? सर ये तीनों परक्यूजिट का मिला के तो आ गया था आपका 36,400 बराबर। अभी ऊपर के 4 पॉइंट देख लो। सर बेसिक सैलरी है 50,000, सर ये 50,000 था 10 महीने के लिए 5 लाख। फॉर रिमेनिंग 2 मंथ 55,000 इंटू 2, सर बेसिक सैलरी हो गया आपका 6,10,000, ये टैक्सेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, डियरनेस अलाउंस 12% ऑफ बेसिक सैलरी, निकालो इसका 12%। सर आपका डियरनेस अलाउंस हो गया 73,200। एक बार डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स निकाल लो। सर टैक्सेबल तो ये एंटायर डीएनएस अलाउंस होगा, बट एक बार डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स निकाल लो, आगे काम आएगा। 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स 50% निकालो, 36600। सर टैक्सेबल तो ये पूरा अमाउंट ही होगा। नेक्स्ट, बोनस इक्वल टू 1 मंथ ऑफ डिसंबर सैलरी। सर दिसंबर वाले महीने में सैलरी कितना था 50,000, तो एक बोनस आ गया उसका 50,000 का, दिसंबर महीने का सैलरी मिला है प्लस 50,000 एक्स्ट्रा मिला है इन द फॉर्म ऑफ बोनस। Contribution of employer to recognized provident fund 16% of basic salary, okay। employer's contribution to RPF 16% of basic salary, basic salary 6,10,000 निकाल लो उसका 16%। सर 16% आ रहा है आपका 97600। employer's contribution to RPF, sir employer's contribution to RPF is exempt up to 12% of salary। what is the meaning of salary? basic salary plus DNS allowance in terms plus turnover commission up to 12% of salary exempt है। चलो बेसिक सैलरी, सर बेसिक सैलरी 6,10,000 प्लस डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स 36,600 प्लस टर्नओवर कमीशन सर है नहीं। सर ये आया आपका 6,46,600, इसका निकालो 12%। सर 12% आ रहा है 77,592। 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, इतना एग्जाम्प्ट है, जो रिमेनिंग है दैट विल बी टैक्सेबल। सो 97600 लेस 77,592, ये आ गया आपका 2,008, दिस इज टैक्सेबल। अब सैलरी हेड में कितना इनकम टैक्सेबल हो रहा है? सर सबसे पहले मैं ले लूंगा बेसिक सैलरी 6,10,000, उसके बाद डीएल 73,200, उसके बाद बोनस आपका 50,000 का, उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2,008। नेक्स्ट और क्या रह गया सर? उसके बाद तो परक्यूजिट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था 36,400। सर ये आ गया आपका टोटल सैलरी। अब अगर ये आपका टोटल सैलरी आ गया दैट इज टोटल ग्रॉस सैलरी। अब यहाँ से सर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे 50,000 का। एसएससी अपने ओल्ड रिजीम में है, एसएससी अपने ओल्ड रिजीम में है, शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ओल्ड रिजीम में है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया। फिर सर अपने लेस करेंगे डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया गया है? एम्प्लॉय 1,000 पे किया है, एम्प्लॉयर 1,400 पे किया था, टोटल 2,400 लेस करेंगे, हेंस 737,208। 737,208 ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, what is the income chargeable under the head income from house property of Mr. Sumit for assessment year 26-27? assessment year 26-27 के लिए सुमित के हाथ में कितना इनकम टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी? ओके सर, ये दिल्ली वाले घर को उसने एसओपी कर रखा है। दिल्ली वाले घर को वो 25 मार्च 2025 से एसओपी कर रखा है। मीन्स फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 ये दिल्ली वाला जो घर है ये है एसओपी। सर अगर दिल्ली वाला घर एसओपी है, एनएवी कितना होगा? सर आपका एनएवी तो होने वाला है नील। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन सर वो भी नील। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन कितना मिलेगा? पहले सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैलकुलेट तो करो। सर ये दिल्ली वाले घर को बनाने के लिए वो एक लोन लिया था 16 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। इन दैट केस प्रीवियस ईयर 25-26 में ये लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट एक्री हो रहा है? 16 लाख इंटू
10%, ये आ गया 1,60,000। नेक्स्ट नेक्स्ट सर ये जो लोन है, ये 16 लाख का जो लोन है ये लिया गया था 1 अप्रैल 2021 को, एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 20 मार्च 2025 को। इन दैट केस कैन यू टेल मी व्हाट इज माय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? सर मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले साल का लास्ट दिन, जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर का लास्ट दिन। सर मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है प्रीवियस ईयर 24-25 में, उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर 23-24 उसका लास्ट दिन 31 मार्च 2024। सर ये जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है इसमें कितने साल इन्वॉल्व है? 21, 22, 22, 23, 23, 24, तीन प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व है। ड्यूरिंग दिस 3 प्रीवियस ईयर आपका इंटरेस्ट एक्रूड कितना होगा? इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 16 lakhs into 10% into 3, 16 lakhs into 10% into 3। सर ये आ रहा है 4,80,000। आउट ऑफ दिस 4,80,000 जितना इंटरेस्ट आपका एक्री हुआ है ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका एक इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन आपको प्रीवियस ईयर 25-26 में मिलता है। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो भी इंटरेस्ट एक्री हुआ है उसका डिडक्शन अपने को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। सो जो आपका टोटल इंटरेस्ट एक्री हुआ है ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड दैट इज 4,80,000। 4,80,000 का अपने एक इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 5 करके एक इंस्टॉलमेंट 96,000 का डिडक्शन लेने वाले हैं इन प्रीवियस ईयर 25-26, 96,000। हेंस टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जिसका डिडक्शन अपने को मिलने वाला है अगेंस्ट दिस दिल्ली हाउस प्रॉपर्टी, सर 1,60,000 और ये 96,000 टोटल हो गया 2,56,000। तो क्या सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए मेरे को 2,56,000 का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं सर, अगर एसओपी प्रॉपर्टी है, एसओपी प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम जो आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो वो है 2 लाख। रीजन बिंग सर यहाँ पर लोन लिया गया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, लोन लिया गया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। लोन इज फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन और आपका कंस्ट्रक्शन विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years भी कंप्लीट हो गया है। हेंस यहाँ पर आपको 2 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होगा। इन दैट केस सर ये जो दिल्ली वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, फ्रॉम दिस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑफ दिल्ली आपको इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। बराबर सर, 2 लाख रुपए का लॉस हो गया अपने को, लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट सर मुंबई वाला एक प्रॉपर्टी था जिसको वो प्रीवियस ईयर 24-25 में ऑलरेडी बेच चुकी है, बट प्रीवियस ईयर 25-26 में ये मुंबई वाले प्रॉपर्टी को एक अरियर ऑफ रेंट रिलेट करता था जिसका कलेक्शन हुआ है। प्रीवियस ईयर 25-26 में ये मुंबई वाले प्रॉपर्टी को एक अरियर ऑफ रेंट रिलेट करता था और उसका कलेक्शन हुआ है 3 लाख रुपए का। इन दैट केस सर ये जिस साल कलेक्शन हुआ है उस साल टैक्सेबल होगा 3 लाख। सर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेस कर दो 30%, कितना आया 2,10,000। सो 2,10,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ आवर एसएससी। सो 2,10,000। सर दिल्ली वाले एसओपी प्रॉपर्टी से लॉस आया था 2 लाख रुपए का, और ये मुंबई वाला जो प्रॉपर्टी है उसका एक अरियर ऑफ रेंट का कलेक्शन हुआ था, एंड ड्यू टू दैट अरियर ऑफ रेंट आपके हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो रहा है 2,10,000। सो ये 2 लाख रुपए का जो लॉस है वो इसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। इन दैट केस what is the net income taxable under that income from house property? 10,000. Option D. With this, case scenario 7 is complete. Thank you.